दोस्तों अभी जो आप देखने जा रहे हैं ना, सिर्फ इंटरव्यू नहीं है ये अपने आप में मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। जिस एज में कोई स्टूडेंट सोचता है करियर बनाने की, शुरुआत करने की, उस एज में उन्होंने 7 से ज्यादा एग्जाम्स क्रैक किए हैं, इंक्लूडिंग 2 टाइम्स एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत कुमार शर्मा की, जिनको अब की बार एमए मिला है ग्रेड सी से एसएससी स्टेनो 2024 एग्जाम में, एंड इनकी ऑल इंडिया रैंक 22 है। और इतना ब्यूटीफुली उन्होंने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया है इसमें, हर चीज को, सीबीटी की प्रिपरेशन कैसे की, क्या स्ट्रेटजीज रही, क्या अप्रोच थी उनकी सीबीटी को लेके, क्या उनकी स्किल को लेके अप्रोच थी, सारी चीजों को इन डेप्थ हमने डिस्कस किया है। हो सकता है थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो वीडियो का, और हो सकता है वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को थोड़ी सी वीक लगे, बिकॉज ये एक वीडियो कॉल पर इंटरव्यू था। प्रशांत कुमार जैन स्टेनोशाला के कांटेक्ट में आए थे जब उन्होंने स्किल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एसएससी स्टेनो 2024 के लिए। इसको कंप्लीट देखिएगा एंड अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट में इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर लिख के जाइएगा। और इतनी कम एज में इतने सारे एग्जाम्स क्रैक करना, उसके पीछे इनकी क्या इंस्पिरेशन रही, क्या स्ट्रेटजीज रही, सारी चीजें डिस्कस की है हम लोगों ने इन डेप्थ में। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन मिलेगा आप लोगों को। तो अपनी वेब सीरीज छोड़ देना, कोई मूवी छोड़ देना, बट ये इंटरव्यू कंप्लीट देखना, इसको मत छोड़ना आप लोग। हेलो प्रशांत, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन सेलेक्टिंग एज स्टेनोग्राफर इन एमए in SSC Steno 2024 exam. So, please introduce yourself. How was your journey throughout this achievement and your educational background? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर योर वार्म विशेस। बहुत अच्छा लग रहा है सर फाइनली। लाइक एनीवन हु इज इन द स्टेनो फील्ड, द अल्टीमेट फेथ, जो अल्टीमेट गोल होता है वो सर यही होता है कि एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस मिनिस्ट्री एंड सर वेरी वाइड एक्सपोजर इट गिव्स, तो उसमें सिलेक्शन होता है सर। नाउ कमिंग टू माई बैकग्राउंड सर, सर माई सेल्फ प्रशांत कुमार शर्मा and I have cleared Group A, B, C, and D. All examinations I have cleared since Okay, I completed my 12th standard in 2019, and I am from a very small town near Agra, Uttar Pradesh. Sir, I okay, am from basically from Tundla, sir. It is not even a district. It is just a town near Agra, which is in Uttar Pradesh, sir. So, okay, coming to my journey, sir, it is a very interesting one. Like when we start, sir, it is not a dream for anyone to become a stenographer. Of course, it is not. But sir, I like to tell everyone, जो भी देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, फेलो स्टेनोग्राफर्स, that जो ये फील्ड है वो बहुत डाइवर्स है, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और very interesting work profile as well as the job. Very important functions, sir, we stenographers are performing. Basically, if I say, हमारे बिना सर जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन नॉट वर्क। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली ब्यूरोक्रेट्स को सर्व करते हैं इनमें। ऑफ कोर्स सर। सर नाउ कमिंग टू माय जर्नी, सर मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले आई वाज अ डिफेंस एस्पिरेंट। सर मेरे को डिफेंस में जाना था, तो सबसे पहले सर आई अपीयर्ड फॉर एक एयरफोर्स XY एग्जाम हुआ करता था 2020 में सर। इट्स अ ग्रुप सी पोस्ट, so I cleared that exam in my first attempt, but government implemented sir Agniveer scheme, so I could not join. So that was when I was 19 years of age, sir. ओके, तो सर आई कुड नॉट ज्वाइन ड्यू टू दैट, तो आई वाज हार्ट ब्रोकन सर। उसके बाद सर मैंने रिसर्च किया बहुत ज़्यादा एसएससी वगैरह के बारे में, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, तो फिर आई केम अक्रॉस स्टेनोग्राफर। और तब सर मेरी केवल 12th ही हुई थी, आई वॉज इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो आई दैट वाज द ओनली एग्जाम आई कुड गिव। तो सर आई गेव दैट एग्जाम, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड आई गेव दैट एग्जाम। ओके। इससे पहले आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताया था कि आपने सीडीएस का भी क्लियर किया था उसमें, यस तो सर। वहां से स्टेनोग्राफर पे शिफ्ट होने की ये कंप्लीट जर्नी कैसे रही आपकी? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में डीओपीटी ज्वाइन किया, एंड उसके यस बाद में आपने फिर से स्विच किया सीडीएस में, और उसके यस बाद में स्टेनोग्राफर में, तो ये जो स्विच जर्नी रही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ये कैसी रही आपके? सर वही मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले फिर जब मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर मैंने डीओ 2022 बैच में सर डीओपीटी ज्वाइन किया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस। आई ज्वाइन डीओपीटी, और सर मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलॉट हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड मिनिस्ट्री अगेन।
बिल्कुल। तो सर आई joined that in 2023. I joined it एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के थ्रू. तो ओके। सर व्हेन आई जॉइंड द मिनिस्ट्री, द प्लेस वेयर आई वाज पोस्टेड, इट वाज सो गुड, इतना अच्छा एक्सपोजर था. आई लिटरली डिड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस जॉब कि दिस विल गिव मी इतना सारा चीजें जिस जो उसने दी. बट हम्म। सर आई वाज व्हेन आई वेंट टू माय ऑफिस, पीपल वर सो गुड देयर. आवर वर्क प्रोफाइल इज आल्सो सो गुड. सर वर्क एक मिथ में क्लियर करना चाहूंगा. मतलब हाँ। जो भी एसएससी सर्कल्स होते हैं उसमें, या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, people think कि okay, CGL is a like a reputed job and stenographer is some sort of, क्योंकि सर हमारी जो पोस्ट है उनका नॉमेनक्लेचर ऐसा रखा हुआ है कि एसएससी CND है, स्टेनो एग्जाम CND. जो पर बिल्कुल आई, न्यू है वो समझ ही नहीं पाता फर्क को, वो ग्रे ग्रुप सी और डी लेके चलता है वो बस जो है। सर. बट आई लाइक टू स्टेट दैट वो CGL के बिल्कुल इक्विवेलेंट एग्जाम है. जो ग्रेड डी है वो ग्रुप सी है. इट इज अ 24 ग्रेड पे पोस्ट, हाँ बिल्कुल। जो कि सारी एसएससी CGL की भी बेसिक स्टार्टिंग लेवल वही है. हाँ 24 है। बस. और यू कैन गो अप टू 4600 विच इज एन ASO, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर. बाकी यू कैन, देर आर अदर पोस्ट एसएससी के अलावा सर. 5400 यू कैन बिकम अ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर ऑल्सो थ्रू स्टेनोग्राफी. हाँ बिल्कुल। हाँ. तो जो भी लोग समझते हैं कि हम CGL चले जाएं, ये इस पे हम फोकस नहीं करते, मतलब डेडिकेटेड एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफी एग्जाम के बहुत कम है. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी डाइवर्स फील्ड. यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज सर मैं कहूंगा CGL से भी ज्यादा मैं कहूंगा. देखिए और ये अगर, मैं सर, हाँ हाँ बोलिए। सर, ये मैं फैक्ट्स के आधार पे बात करता हूँ. जैसे बेसिकली मिनिस्ट्रीज में हमारी जो जॉब प्रोफाइल्स भी होती हैं, हम्म। जो ASO होता है अभी वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया सर. पहले उसको असिस्टेंट बोला करते थे. हम्म। उन 2012 तक सर वो असिस्टेंट हुआ करता था. फिर उन्होंने प्रोटेस्ट करी DOPT में, तो उनका नाम थोड़ी रिस्पेक्ट देने के लिए उनको ASO कर दिया गया. ये फोर्ट फॉर द रेपुटेशन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन सर, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ के द मतलब डिग्निटी ऑफ जॉब. बिल्कुल। और जो हमारी जॉब है सर, वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हाईएस्ट ऑफिसर्स इन द मिनिस्ट्री. स्टेनोग्राफर की वंडरफुल जॉब प्रोफाइल है, मैं खुद स्टेनोग्राफर हूँ। इससे बेटर नहीं हो सकती सीजीएल में आई थिंक, मतलब सीजीएल से भी अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें हम, वर्क प्रोफाइल बात करें तो सीजीएल से भी कहीं ना कहीं बेटर है ये। एब्सोल्युटली सर. और सर इन एवरी जॉब असली रिस्पेक्ट जो होती है आपकी ऑफिस में, वो आपके प्रोफेशनलिज्म और आपकी मेरिट से आती है. तो बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप मेरिटोरियस हैं, तो यू विल बी रिस्पेक्टेड. तो मतलब व्हाट द बेसिक आइडिया इज दैट द स्टेनो एक्सपीरियंस शुड बी प्राउड दैट दे आर इन द फील्ड. सर ये स्किल है, ये सभी के पास नहीं होती. जस्ट नॉर्मल एक एग्जाम नहीं है कि हम सारे की प्रिपेयर कर लें. तो हम्म। डेडिकेटेड रहें आप. आपका फील्ड आपको बहुत कुछ ऑफर कर सकता है सर, जो आपकी लाइफ में आपकी जर्नी को सेटिस्फाई करेगा, एक्सपोजर देगा, और बहुत आपको मतलब कैरियर की ग्रेटर हाइट्स तक ले जा सकता है. बिल्कुल, और एक स्टेनोग्राफर एक तरह से एक डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी बैकबोन होता है। बिल्कुल सर. एवरी वर्क गो थ्रू देम। सो इसमें आप स्टेनो थे, फिर उसके बाद में सीडीएस में कैसे स्विच किया आपने? कैसे मन बना कि मेरे को यहाँ से डीओपीटी से निकल के मैं सीडीएस ट्राई करता हूँ? तो सर वही उसी पे आ रहा था मैं. तो जैसे मैंने ज्वाइन किया सर DOPT में, तो जो हाँ। मेरी मिनिस्ट्री थी, इट वाज वेरी ग्रेट सर. या। लाइक द अपॉर्चुनिटीज जो उसमें एक्सपोजर था, जो हमारी मीटिंग्स होती थी, वो सर वर्क कल्चर एवरीथिंग वाज परफेक्ट सर. बट सर मेरा ड्रीम था फोर्सेस ज्वाइन करने का. तो मैंने सर अपना, जैसे मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई तब तक, 2022 तक. तो सर उसके बाद फिर आई टुक द कॉल. फिर आई गेव द UPSC एग्जाम व्हाइल आई वाज इन सर्विस, ओके। एंड आई अपीयर्ड फॉर द रिटन एग्जाम. आई क्लियर्ड इट सर. उसके बाद SSB होता है, 5 डे प्रोसीजर, इंटरव्यू प्रोसीजर, वो मैंने क्लियर किया एग्जाम में रहते हुए. तो और यू एवरीबडी. यस यू सर. डिड दिस ऑल इन फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर. दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सर. एंड आई लाइक टू स्टेट कि मतलब जो भी मेरे ऑफिस के मेरे कलीग्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, दे वर सो हेल्पफुल सर. या। एंड सर आई स्टिल हैव पर्सनल रिलेशंस विद देम. दे मीन फैमिली टू मी. या। और सर वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट. फिर आई ज्वाइन CDS सर, ज्वाइन किया मैंने. ओके। सर उसमें आई वेंट टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई. वहां हम्म। सर 9 मंथ्स की प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है. आई कंप्लीटेड अबाउट हाफ ऑफ द ट्रेनिंग.
ओके। उसके बाद सर देयर वर सम फैमिली कंडीशंस थी सर, मेरी मदर की थोड़ी मेडिकल हिस्ट्री रही है, हम्म। तो ड्यू टू दोस फैक्टर्स सर आई वाज हार्ट ब्रोकन सर, क्योंकि बचपन से ड्रीम था, बट सर लाइफ में वी हैव टू इवॉल्व एंड वी हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस सर। बिल्कुल। और सर जो मेरा छोटा भाई है वो भी इंडियन नेवी में सर्व कर रहा है। ओके ओके। और सर व्हेन आई केम टू स्टेनो फील्ड ऑनेस्टली सर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मच एक्सपोजर, सो मच अपॉर्चुनिटीज, बट हम्म। आई वाज सर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन आई ज्वाइंड। So, if you remain in CDS, so there your first posting would be as a lieutenant. यस सर। Okay. And then you came back to stenography again. Then, sir, I took some extraordinary leave. I joined my department, but I took leave to prepare further, sir. Okay. So I, sir, prepared for around 4 months for the written examinations. And CBT. subsequent, yes, sir. Okay. जो सर विच स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग आई विल टेल सब्सिक्वेंटली। और सर स्किल प्रिपेयर किया वेरियस, सर स्टेनोशाला वाज ऑफ ग्रेट हेल्प, वो Okay. हम फर्दर बताएंगे सर। तो सर उसकी वजह से लाइफ वाज गुड एंड एवरीथिंग हैपेंड So, एज आई वांटेड। in just age of 22, 23, you cracked 4 to 5 exams. यस सर। And even a normal student find it difficult to crack even single examination. That's really wonderful. थैंक यू सर। सर So, एग्जाम्स के बारे में बताना चाहूंगा मैं। okay. जैसे कोई भी एग्जाम हम क्लियर करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं सर। हाँ एक तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप सही गाइडेंस आपको मिल रहा है या नहीं। मतलब हाँ। हार्ड वर्क, आज के सर कंपटीशन इतना हो गया है, हार्ड वर्क इज नो लॉन्गर यूजफुल, बिल्कुल। you have to do smart work also. If you are not doing smart work then you will have problems. हम्म। यही है सर। तो रिसोर्सेज अच्छे थे सर, माइंडसेट रखना पड़ता है, तो ये है सर। ओके, कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि यहाँ पे डीओपीटी में हूँ मैं, यहाँ पे अच्छी जॉब प्रोफाइल है मेरी, और घर के पास में हूँ मैं, यहीं पे सेटल हो जाता हूँ, एंड यू सर चेंज्ड योर ड्रीम्स आफ्टर सर दैट? यही था, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दिस ओनली कि जिनको भी डीओपीटी मिलता है, डीओपीटी इज लाइक अ जैकपॉट फॉर यंग एस्पिरेंट्स। या सर डीओपीटी गिव्स यू द सिक्योरिटी ऑफ दिल्ली, रहने की सिक्योरिटी होती है। जो भी मेनली जो मेन नॉर्थ इंडियन पीपल है, मतलब अराउंड दिल्ली जो भी स्टेट्स हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है डीओपीटी। यस सर। दूसरा सर वहाँ वर्कलोड इज वेरी मिनिमल, सैटरडे ऑफ, मतलब वीकेंड्स ऑफ रहते हैं मिनिस्ट्रीज में, तो वर्कलोड इज वेरी रिलैक्स्ड। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है सर वहाँ पे, हम्म। तो यू कैन प्रिपेयर फर्दर ऑल्सो। ओके। यस सर। सो इसमें जब आपने 2024 के लिए स्टार्ट किया, सो यस सर। आपने कितना टाइम दिया था सीबीटी को लगभग? सर फॉर सीबीटी आई गेव अप्रोक्स 4 महीने दिए सर मैंने सीबीटी के। ओके। और थोड़ा और सा हाँ सर। आपके मार्क्स के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। आपकी 22 रैंक है ऑल ओवर इंडिया इस एग्जाम में, यस सर। और मार्क्स कितने रहे आपके इसमें? सर मेरे जो मार्क्स थे वो मतलब नॉर्मलाइज तो 176.6 थे सर। ओके। और रॉ मार्क्स मेरे को नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिला नहीं सर शिफ्ट की वजह से, तो मेरे रॉ मार्क्स 174.50 थे। ओके। और ज़्यादा सर कुछ? मेरी जो, हाँ, हम्म। नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला सर। और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है सर वो 22 है, लेकिन उसमें सर कुछ डी, ग्रुप डी भी इंक्लूडेड है, ग्रेड डी वाले। तो मेरी ग्रुप सी, मतलब ग्रेड सी में मेरी रैंक एयर 18 या 19 है। ओके ओके। यस सर। और आपने जब स्टार्टिंग की, सो बेसिकली आपका इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा कि 3 सब्जेक्ट इसमें हमारे होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, तो इसमें यस स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका कौन सा था जिसमें आपको सबसे कम वर्क अपने ऊपर करना पड़ा? सर जैसे कि सर मेरा बैकग्राउंड जो था वो आईसीएसई था, तो इंग्लिश मेरी हमेशा से स्ट्रांग रही है सर। मैं डिफेंस एग्जाम्स के लिए कर रहा था, वहाँ भी इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। तो सर इंग्लिश मेरी इंपॉर्टेंट थी, मतलब इम्पोर्टेंट भी होती है और मेरी अच्छी भी थी फॉर्चुनेटली सर। तो सो इंग्लिश पे मुझे इतना नहीं करना पड़ा। इनको अभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके चलते हैं हम सब्जेक्ट वाइज, है ना? यस सर। तो इंग्लिश में आपके मार्क्स बता दीजिए, सेक्शन मार्क्स कितने थे आपके इंग्लिश में? सर इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 92.75। ओके। और इसमें आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसे कौन से पोर्शन थे, लाइक वोकेबलरी, ग्रामर
एंड रीडिंग सेक्शन, 3 चीज़ें हमारी मेन होती है। तो यस कौन सी चीज़ें हैं इनमें जो आपने कंटिन्यू रखी है डेली बेसिस पर कि इनको तो मेरे को डेली रिपीट करना है, रिवाइज करना है? सर, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से फोकस ये रहना चाहिए कि पहले जो भी मतलब मैंने सर सिलेबस नहीं किया मैंने। तो हम्म। अगर आप मतलब जो फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो पहले एक कोई भी सोर्स ले सकते हैं, रानी मैम ले सकते हैं या फिर कोई पेड टीचर ले सकते हैं। उसका हम्म। आप सिलेबस पूरा करें पहले। हम्म। उसके बाद सर आप मॉक टेस्ट पे आए। सर मॉक टेस्ट अगर मैं कहूँगा सीबीटी के लिए, अगर कोई कोई मतलब पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, तो सीबीटी का पर्यायवाची शब्द मॉक टेस्ट होना चाहिए। हम्म। तो सर मतलब वो, और लोग वोकैब पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सर वोकैब की मैं बताना चाहूंगा सर, सिनोनिम एंटोनिम 10 सवाल आते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वोकेबलरी से। हाँ बिल्कुल। उसके लिए सर अब हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं सर, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश तो है नहीं। हम्म। तो सर उसमें क्या होता है, वोकैब सर बहुत बड़ी वास्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स अवेलेबल हैं। तो ये अगर हम वोकैब जब भी करने जाएंगे सर, तो हमें पूरी एक बुक याद करनी पड़ती है, लिटरली रटनी पड़ती है हमको। सो आपने एक तरह से इसकी डिक्शनरी अपनी कैसे रखी और कितनी वास्ट आपने इसको रखा? टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आपने लगभग कितनी वोकैब्स आपने अपने बिहाफ पे याद की होगी सिर्फ सीबीटी प्रिपरेशन के लिए? सर वोकैब की अगर बात करें तो सर मैंने एक भी वोकैब याद नहीं की। ओके। और सर मेरे हिसाब से वोकैब में टाइम देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर क्या होता है कि एक एफर्ट टू रिजल्ट रेशियो होता है कि हम किसी भी चीज में कितना एफर्ट डालते हैं और हम्म। कितना रेशियो रिजल्ट आ रहा है। तो सर अगर 10 सवाल आते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के, उसमें से सर 5 ऐसे होते हैं कि जो आपकी डे टू डे ग्रामर यूसेज में से आ रहे हैं। हम्म। उसके बाद सर हर एक का ऐसे ही होता है, 3 सवाल थोड़े टफ आएंगे और 2 ऐसे होंगे सर जो अगर आप कितने भी मास्टर हैं लैंग्वेज के, आपने कितना भी याद किया हुआ है, आप नहीं कर सकते सर वो कैप के। हर शिफ्ट में वो आ जाते हैं। तो सो सर अगर हाँ। आपने मोकैप पे मिनिमल वर्क किया है इंग्लिश में। यस सर। सो कुछ तो फर्क आपका है कि बैकग्राउंड का भी रहा है, बिकॉज इंग्लिश बैकग्राउंड आपका रहा है स्टडीज में, है ना? बट मुझे लगता है कि जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट जो आता है, हाँ जिसका ज्यादा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा, उसको तो डिफिकल्टी जरूर होती होगी हल्के वर्ड्स को पकड़ने में भी। बिल्कुल सर। सर तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा सर, एक नॉर्मल सर आप इसके लिए हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए कि हमें याद नहीं करना चाहिए सर। जैसे हम कोई की किताब ले लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो उससे सर भूल जाएंगे और पेपर में प्रेशर तो होता ही है। हम्म। वो हम नहीं कर पाए। इसके अलावा हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए सर, रूट वर्ड वाला अप्रोच जो होता है, जो आप रूट वर्ड याद करें। एक नॉर्मल लुइस की बुक आती है सर, ग्रामर की, उसको उससे आप रूट वर्ड याद कर सकते हैं और उसके थ्रू आप वोकैब को अप्रोच करें। ओके। तो सर ये अप्रोच होना चाहिए वो, मतलब इंग्लिश के लिए ऐसा होल मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोकेबलरी रिपीट भी बहुत होती है। हाँ। सो अगर कोई बेसिक्स का स्टूडेंट अगर आपको देख रहा है एंड वो चाहे कि मुझे 2025 में 2026 में प्रशांत बनना है, रैंक लानी है मुझे प्रशांत की यस तरह, तो एक बेसिकली तो अपना पहले ग्रामर कंप्लीट करे, बेसिक जो कोर्स होता है इंग्लिश का। यस यस और उसके बाद में वोकेबलरी में कोशिश करे, अगर जाना है तो रूट वर्ड्स पर जाए। यस सर, रूट वर्ड्स वाला अप्रोच ले। हम्म। और सर दूसरे जो स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाए। ओके। और एक रीडिंग सेक्शन इसमें काफी मेजर रोल रहता है इंग्लिश में। Yes, sir। ओके सर तो इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, जिनकी मतलब जो बेसिकली नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने यूपी बोर्ड वगैरह से या फिर जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं हाँ उनसे हाँ। जिन्होंने किया रखा है, और मतलब जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो नॉर्मली अपने यहाँ होती भी नहीं है, तो हम्म। उनको ये अप्रोच लेना चाहिए सर। अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालते हैं सर, वो हम्म। हैबिट सर बहुत अच्छी है और बहुत मतलब अक्रॉस लाइफ भी काम आती है सर। उससे आपकी जीके अच्छी होगी, जनरल नॉलेज इन डिटेल। उसके हम्म। अलावा सर आपको मतलब अवेयर रहोगे सराउंडिंग से। उसके अलावा सर आपकी रीडिंग हैबिट बनती है और वोकैब भी साथ ही साथ अच्छी हो जाती है। हाँ उसमें वही है, लेकिन मेरे को यही चीज जाननी है आपसे कि रीडिंग अप्रोच कैसे रखे। इसमें दो तरह के अप्रोच मेनली स्टूडेंट्स देखते हैं। एक तो बिल्कुल फ्रेशर अगर न्यूज़पेपर उठा रहा है, तो वो लाइक कोई भी न्यूज़ आर्टिकल उठाता है और उसमें एक पैरा पढ़ा एंड उसको फिर एनालाइज किया, इसमें कौन कौन सी वोकैब्स आ रही हैं, उसका फिर मीनिंग ढूंढा फोन रख के गूगल से, इस टाइप से। या जस्ट स्टार्टिंग करें, एक बस मुझे रीडिंग करनी है, एक प्लेन रीडिंग करनी है मुझे एज ए टेक्स्ट। सो सर किस टाइप?
हाँ, पहले सर जब हम न्यूज़पेपर मंगाते हैं तो उसको फिनिश करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, हाँ और बिल्कुल। सबके लिए होगा सर, हम भी सारे लोग हमेशा एक समय पे बेसिक वाले ही होते हैं सर, एवरीबडी स्टार्ट्स एज अ बिगिनर ओनली। बिल्कुल। तो सर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता और हमारा मन भी नहीं लगता न्यूज़पेपर्स में। हम्म। लेकिन जैसे जैसे सर वो टाइम जाता जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, रोज सर वो वाला जो अप्रोच होता है, 10 वर्ड्स मार्क कर सकते हैं और हम्म। उनकी मीनिंग एक बुक में किताब में लिख सकते हैं सर। ओके। तो उस अप्रोच से सर 1 मंथ में ही आपका इंटरेस्ट भी होगा, आपकी वोकैब भी बिल्ड हो जाएगी और नॉर्मल तरीके से होगी सर। आपको कोई वो रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम रटते हैं तो सर फिर वो भूलना, वो मतलब भूलेंगे ऑफ कोर्स। उसके मीनिंग को समझना जरूरी है। बस एक तरह सर, से वही मतलब बात आ जाती है, घुमा फिरा के उसके रूट को समझना है हमें। रूट, हाँ सर, क्योंकि इंग्लिश में सर सारे वर्ड्स रूट वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं। रूट अगर हम समझते हैं तो फिर काफी हद तक 90% उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। हम्म। और इसमें अगर क्लोज टेस्ट की और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए अगर हम जाएं, बिफोर यस डिजिटल मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट अगर हम बुक से करना चाहें, तो आपने कौन सी बुक्स ली थी एंड कौन सी आपके हिसाब से बेस्ट रहेगी? सर, जो बुक्स का जो सवाल आता है, रिसोर्सेज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितना भी टाइम ले रहे हो, आपके रिसोर्सेज ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो हम्म। रिसोर्सेज सर मेरे हिसाब से एसएससी के लिए पीवाईक्यूज के अलावा कोई रिसोर्सेज चाहिए ही नहीं। हम्म। तो आप सर कोई भी पीवाईक्यू बुक ले सकते हैं, जैसे टीसीएस की पिनेकल पीवाईक्यू आती है, जिसमें सारे एसएससी एग्जाम्स के। और सर एक और बात, मतलब एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है सर, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। जैसे सीजीएल है, स्टेनो है, एमटीएस भी है, और सर लेवल सीपीओ। सेम रह सकता है सर एसएससी। सर इंग्लिश के अक्रॉस रिपीट भी होते हैं। सीजीएल का सवाल आपको स्टेनो में देखने को मिलेगा, स्टेनो का सीपीओ में मिलेगा। तो सर आप जब मॉक दे रहे हैं तो एसएससी के किसी भी एग्जाम के आप मॉक दे सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है ये चीज। तो तो सर आपने, उससे, हाँ, हाँ प्लीज कंटिन्यू। उससे सर बहुत बड़ी क्वेश्चन बैंक बन जाती है, हमें दूसरे एग्जाम्स में जाने की जरूरत ही नहीं। कोई बुक या कुछ, आप किरण की पीवाईक्यू ले लें या फिर टी पिनेकल की ले लें, कोई भी पीवाईक्यू बेस्ड बुक ले लें, बस वो दैट्स तो इनफ। उसका बुक्स आर ग्रेट रिसोर्स। यस सर। और अगर हम बात करें, देखिए जैसे आप इंग्लिश के जब 100 फुल लेंथ सेक्शन टेस्ट लगाते हैं इंग्लिश का, सो यस सर। उसमें आपकी अप्रोच किस टाइप से रहती है? आप इस हिसाब से देखते हैं कि पहले मुझे इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, या रैंडमली किसी भी तरह का सेक्शन आपके सामने आ जाए आप कंटिन्यू करते हैं वहीं से? सर इंग्लिश में मेरे हिसाब से ये अप्रोच होनी चाहिए कि किसी भी सेक्शन की, तीनों सेक्शन की सर, पहले तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी आ रहा है उसका कर लें। सर हम्म। ये हमें चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर एग्जाम में कभी वो कॉम्प्रिहेंशन भी पहले आ जाता है कभी कभी। तो फिर सर अगर हम स्क्रॉल करके जाएंगे दूसरे सेक्शन पे तो वो डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो ये हाँ। हमें रेडी, हाँ सर, रेडी रहना चाहिए, जो भी आ रहा है उसको कर रहे हैं। लेकिन जब सर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जैसे कुछ सवाल होते हैं ना, वो बहुत लेंथी और टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे सर PQRS जम्बल सेंटेंस वाला हो गया। हम्म। तो सर उनको हमेशा स्किप करना है। पहले आप थोड़ा टाइम दीजिए उनको, 30 सेकंड। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही टफ लग रहा है वो, तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़े, और पहले अपना सेक्शन कंप्लीट करने पे ध्यान दें, उनको रिव्यू के लिए मार्क करें और आगे बढ़े। ओके। एक बार पहले कंप्लीट 100 तक पहुंच जाए, उसके बाद में फिर जो मार्क किए हुए हैं उन पे आए। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर ज्यादा जब हम टाइम लगा देते हैं तो सर फिर हम नर्वस होने लगते हैं, हम देखते हैं कि टाइम चलते जा रहा है और हम यहाँ पे ही अटके हैं शुरू में ही। कुछ फिर अपनी वीकनेस के हिसाब से जब भी हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं एक्चुअल एग्जाम से पहले, तो उस हिसाब से भी हमें छोड़ देने चाहिए कि हाँ मैं पीवाईक्यू में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, या मैं एक्टिव पैसिव में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। वीकनेस वाइज भी वो वेरी कर सकती है वो चीज़। सर हाँ, यही बताने वाला था सर। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आप जब भी मॉक टेस्ट दें तो उसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। कि मतलब आपने मॉक टेस्ट दिया, फिर आपने कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि मेरे कौन से सेक्शन में गलत हो रहे हैं सवाल। आप हम्म। टेक्स्ट बुक ले लें, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म अच्छा है, उसका रेलिवेंट भी है, उसके पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं उस पर। तो सर हम्म। आप देख लो कि आपके कौन से सब्जेक्ट में गलत हो रहे हैं, पैसेज में गलत हो रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हो रहे हैं। फिर आप उनके सब्जेक्ट टेस्ट दे दो, सब्जेक्ट बिल्कुल। टेस्ट दो। हाँ सर, उससे इम्प्रूवमेंट होगी, फिर आपका ओवरऑल वही सब्जेक्ट ऐसे ही खत्म हो जाएगा सर। जैसे इंग्लिश है, उसमें अराउंड 10 टॉपिक्स होंगे, पूरे 100 सवाल होंगे। हाँ हाँ उसके बिल्कुल। सर, उसके आपके कम से कम 5-6 तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही, कम से कम 3 या 4 आपके वीक होंगे। तो आप उन 3-4 के सब्जेक्ट टेस्ट दे के स्ट्रॉन्ग कर लें तो आपका पूरा सेक्शन सही हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडेंटिफाई करना है मॉक देके। यस सर।
और आप टाइम कितना लेके चलते थे इंग्लिश के लिए, 100 क्वेश्चंस के लिए कितना टारगेट लेके चलते थे, और कितने में आपका अप्रोक्स एवरेज टाइम था अटेम्प्ट्स का? सर मतलब ये जो टाइमिंग वाला होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है मॉक टेस्ट में। हम्म, वो सर एक तो सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसका कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। तो सर हम्म, मेरी इंग्लिश स्ट्रेंथ थी, तो मैं हमेशा से इंग्लिश के लिए 30 या 40 मिनट देता था सर। ओके। तो सर उसमें आप इंग्लिश कर लो, फिर उसके बाद जो अगर आपका रीजनिंग वीक है तो आप उसको ज्यादा टाइम दे दो। अगर लेकिन जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले लोग हैं तो वो इंग्लिश को भी ज्यादा टाइम दे सकते हैं, पर उनको दूसरा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फ्रेशर्स को लगता है अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स तक लग जाती हाँ है। सर। हाँ अगर सर। नॉर्मली बच्चे का अगर इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहे ज़्यादा, बिल्कुल नया निकल के आया है, तो उस केस में हो सकता है। तो सर अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बताऊं तीनों हम्म, तीनों सेक्शंस की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो इस प्रकार होगी कि आप पहले इंग्लिश, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए बताता हूँ। क्योंकि आप हम्म, 25 में तो सर कम टाइम बचा है, आप केवल मॉक दे सकते हैं। हाँ, अब सिलेबस की बात नहीं रही। तो अब 25 के लिए तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप मॉक दें, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई तीनों सब्जेक्ट के मॉक दें, उन्हें एनालाइज करें। इससे अभी भी सर +10 to 15 फाइनल स्कोर में आराम से हो जाएगा। बिल्कुल। और जो 2026 की सर जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी, क्योंकि सर अब पहले जो स्टेनो फील्ड था वो अंडररेटेड था सर, लोगों हाँ, को पता नहीं था, लेकिन अब वो अंडररेटेड रहा नहीं है, लोग अब पहचान चुके हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए सर, उनसे मतलब सभी को जानकारी हो चुकी है। हाँ, हाँ। तो सर अब हमारे फील्ड में भी आपको अटमोस्ट सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। वरना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 150 ला के और सिलेक्ट हो जाएं सर डीओपीटी में। 160 170 कट ऑफ जा रही है, कम नहीं है इतनी ज्यादा कट ऑफ। एब्सोल्युटली। और सर बिल्कुल। फ्यूचर में और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल तो सर बिल्कुल। अगर मैं 26 की कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी की बात करूं, तो हम्म, अगर आप बिगिनर भी हैं तो पहले आप तीनों का सिलेबस कंप्लीट करें। इंग्लिश का आप किसी भी अच्छे टीचर से, पेड टीचर से आपको समझ में आता है, रानी मैम का फ्री कोर्स भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। जो लोग फाइनेंशियली जिनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आप हम्म, रानी मैम का फ्री कोर्स ले लें, या फिर आप किसी पेड कोर्स को लें, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। हम्म, तो सेम रीजनिंग का है, आप रीजनिंग का पहले हिसाब लगा लें किसी भी टीचर से, सर पीयूष सर हैं या फिर दूसरे टीचर से, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। ओके। और जीएस का सर मैं सोर्सेज बताना चाहूंगा, जीएस के बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहती है। तो आप नवीन शर्मा है सर, नायक सीरीज है उनकी, अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे आप उसको करें सबसे पहले। ओके। तो वो अभी देखिए, नेक्स्ट फिर हम जीएस पे डिस्कस करते हैं ना, इंग्लिश का हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो गया। तो जीएस पे आते हैं अभी। जीएस में आपके कितने मार्क्स थे आपकी बार? तो जीएस में मेरे 34 मार्क्स थे। 34 काफी थे आपके। तो इसमें आप पहले तो एक बेसिक सी स्ट्रेटजी बता दीजिए, आपकी क्या अप्रोच रही क्या नहीं। सर जीएस के लिए आप नवीन शर्मा नायक सीरीज करो पहले, सीरीज 1, अब उन्होंने 2 भी निकाल दी तो वो भी करो। ओके। उसके बाद सर आप परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज 4 और जो लेटेस्ट आई है वो करो। हम्म। इसके अलावा सर फिर वही है, आप पीवाईक्यूज वाली बुक ले लो और टी और मॉक्स दो सर। ओके। ये स्ट्रेटेजी रहेगी सर। तो उसमें फिर नोट्स भी अपने बनाते चले, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा हाँ सर, सी। अपने नोट्स, और नोट्स हम डिजिटल हमेशा नोट्स अपने भी ना बनाए सर। ना रहे, उसके उसके सारे ना रहे, सिर्फ की डिजिटल फॉर्म में। हाँ सर, डिजिटल फॉर्मेट पे सर मैं बताऊं, अभी मतलब डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो सब फॉर्मेट्स में हमारे एजुकेशन में भी बहुत हो चुका है। पर जो फिजिकल हैंड रिटन नोट्स होते हैं सर, उनकी बात ही अलग है। बिल्कुल उसकी बिल्कुल। सर वो पीडीएफ जो होती हैं वो उसको सब्सटीट्यूट कर ही नहीं सकती कभी। बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों में। और अगर सर आप करते हैं पीडीएफ से तो सर वो एक फॉर्मेलिटी टाइप्स होती है। ना उसमें कंटिन्यूटी आ पाएगी, ना उसमें पता रहता है कितना कवर हुआ है मेरा। और सर आउटपुट भी नहीं मिलेगा अगर आप कर भी लेते हैं, तो मुश्किल से आपको 90%, मतलब वो हमेशा बेटर रहेंगे हैंड रिटन नोट्स, मेमोरी वाइज भी, और मतलब आपका कनेक्शन भी अच्छा होगा उससे। और इसमें जीएस में आपने, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, तो आपने कितने टाइम की थी, मतलब लास्ट 6 मंथ्स की थी आपने, या 1 ईयर की, किस सर हिसाब से? करंट करंट अफेयर का जो लेटेस्ट पैटर्न है सर, एसएससी के किसी मैंने सर एमटीएस वगैरह ये सारे एग्जाम भी दिए थे, सीएचएसएल वगैरह, तो हाँ। वो मैंने सारे क्लियर किए सर। एमटीएस भी इस बार का मैंने क्लियर किया, और प्रैक्टिस मैंने दिया था। ओके। हाँ, उसमें भी सर मेरी ईयर 400 थी। तो सर अब एसएससी ने करंट अफेयर पूछना बंद कर दिया है।
हम्म। किसी भी एग्जाम में एक भी करंट अफेयर नहीं आ रहा, तो सर मेरे हिसाब से आप उसमें एफर्ट अब वेस्ट भी ना करें सर करंट अफेयर। एज पर ट्रेंड अभी कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ सर, आ ही नहीं रहे, मतलब इस 2024 साइकिल में सर कोई क्वेश्चन नहीं आया करंट अफेयर का। सो अदर देन दैट, जो जीके में हमारे बाकी पोर्शंस हैं, हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, सो इसमें आपका किस हिसाब से रहा? इक्वली फोकस थे आप, या किसी पोर्शन को आपने लेके चला कि हाँ ये मैं प्रियोरिटी पे रखता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस सर टाइप से? अगर सर आपको मतलब एमईए अगर आप टारगेट करते हैं, हम्म। तो सर आप किसी भी सेक्शन में, चाहे वो आपका स्ट्रांग हो, वीक को तो आप दे लैप्स कर ही नहीं सकते वीक पे, तो सर स्ट्रांग को भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रांग को आप टाइम नहीं देंगे तो वो भी फिर कम हो जाएगा। तो हाँ। आप तीनों सेक्शनों को इक्वली डेडिकेटेड तौर पे प्रिपेयर करें और हम्म। तीनों को टाइम दें सर, मैक्सिमाइज अपने जो पोटेंशियल है तीनों सेक्शंस में वो रीच करें सर। हम्म। तभी जो आपको ऑप्टिमम डिपार्टमेंट है, जो आपका फेवरेट डिपार्टमेंट है, वो तभी मिल सकता है। हम्म। तो सर मैंने सबको इक्वल टाइम दिया और सारे सेक्शंस की इक्वल मैंने इंपॉर्टेंस लेके चली थी। ओके। सो ये हमारी जीके की स्ट्रेटजी होगी, आपने जो भी फॉलो अप किया इसका। यस सर। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके कितने मार्क्स थे और इसमें कैसी स्ट्रेटजी रही आपकी? सर रीजनिंग में मेरे सर 49 मार्क्स थे, मैंने 49 ही अटेम्प्ट करे। तो सर रीजनिंग का मैं बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। एक क्वेश्चन हाँ बताइएगा, वो कौन से पोर्शन से था जो आपसे रह गया? सर, एक क्वेश्चन ऐसा था सर, वो मेरे को लग रहा है कि ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो मैंने वो पहले अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। तो फिर हम्म। सर मैं इंग्लिश में रिव्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखने लग गया, फिर सर मैं उस पर सवाल आया, छूटा नहीं वो, पर मुझे लगा सर इसमें बहुत टाइम लगेगा, एनालॉजी वैसा सवाल था सर जो मैट्रिक्स वाले होते हैं। तो सर मैंने कहा कि अगर हम एक सर कभी भी टाइम वेस्ट ना करें, अपनी ईगो लेके ना चलें कि मेरे को 50 स्कोर करना है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट हाँ अप्रोच। हाँ, अगर सर उस एक क्वेश्चन पे मैं कम से कम अगर 5 मिनट देता, तो वो मैंने पूरा अपना इंग्लिश सेक्शन है उसको दोबारा गो थ्रू कर लिया, जो भी मेरे डाउट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर लिए अपने सेटिस्फेक्शन से। हाँ हाँ, क्योंकि रीजनिंग ऐसा पार्ट है, इसमें कई बार क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट अगर उलझ जाता है तो फिर वो फिर खराब कर देते हैं अपने 4-5 मिनट बिल्कुल 6। सर। और रीजनिंग सर, मैं मेरे हिसाब से रीजनिंग सबसे सिंपल और स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर, बिल्कुल। पर उसकी आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी सर। रीजनिंग इतना सिंपल है कि आपको सबसे पहले सिलेबस करना है सर, किसी भी सोर्स से करें। हम्म। उसके बाद आप एक पीवाईक्यू की बुक ले लें हम्म। और सर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, डेली मॉक टेस्ट लगाएं सर। उसके अलावा कोई प्रिपरेशन की नीड नहीं है सर, रीजनिंग में एक मॉक टेस्ट डेली लगाएं। और जो आप दो टॉपिक के जो भी आपके वीक टॉपिक्स आ रहे हैं, सवाल गलत हो रहे हैं, उनके आप प्रैक्टिस करें। 30 आधा घंटा प्रैक्टिस करें सर, एक महीने में आपकी रीजनिंग 45 प्लस वाली हो जाएगी। सो पूरा प्रैक्टिस बेस्ड ही है ये सब्जेक्ट। प्रैक्टिस, हाँ सर, रीजनिंग इज प्रैक्टिस बेस्ड। ओके। सो ये हमारा एक इन डेप्थ आइडिया हो गया तीनों सब्जेक्ट्स का। यस तो सर। अभी आप मेरे को मॉक्स पर आएंगे हम डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि डेली बेसिस पर आप कितना टाइम निकालते थे स्टडी के लिए, सीबीटी की प्रिपरेशन के लिए? सर सीबीटी के लिए आपको, अगर आप मॉक्स इंक्लूड करते हैं, हम्म। तो मैं ये नहीं कहूंगा सर मैं 12 घंटे पढ़ता था या 14 घंटे। मैंने जो भी बताया, मैंने अपने पर्सनल नेचुरल वे में बताया जो मैंने किया है। हम्म। तो सर आपको ज्यादा टाइम नहीं देने की जरूरत। अभी जो 25 का टारगेट कर रहे हैं वो 8 to 10 आवर्स अभी दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम्म। टाइम बहुत कम बचा है। आप मॉक्स भी देते हैं सर, उसमें टाइम जाता है। हम्म। बाकी सर अगर आप पहले 26 की स्ट्रेटजी अगर आप करेंगे, आप पहले से अवेयर हैं, आप बढ़िया टाइम लेके चलें, तो मुझे नहीं लगता आपको 6 घंटे से ज्यादा देने की आवश्यकता है सर। ओके। आप 6 आवर्स पढ़ें, पर रेगुलर पढ़ें, और सर मतलब मन लगा के पढ़ें। ऐसे नहीं कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो टाइमर लगाएं और 6 घंटे पढ़ें। सो तो सर इसमें आपका पैटर्न, अगर सेम पैटर्न रखा हो आपने इस टाइप से कि मैं मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट उठाऊंगा डेली बेसिस पर, और नाइट में मैं फिर ये सोते टाइम में ये करके सोऊंगा बिफोर गोइंग टू स्लीप? तो सर क्या होता है, जो भी मेमोराइज, ये मतलब साइंटिफिक थ्योरी है कि जो भी मेमोराइजेशन बेस्ड टास्क होते हैं, हम्म। मतलब जिनमें याद करना है, हम्म। वो आप या तो अर्ली मॉर्निंग में करें, या फिर सर आप रात में करें, क्योंकि रात में जो सबकॉन्शियस मेमोरी होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है। तो या तो आप सुबह उठ के करें रीजनिंग को याद, हम्म। उसको जीएस को सॉरी, या फिर आप करके सोएं। और सर एक चीज बहुत जरूरी है, रोज के रोज तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान दें, चाहे आप कम टाइम दें लेकिन तीनों को दें। सिर्फ एक या दो को लेके नहीं चलना है कि पहले हाँ इनको मैं सिलेबस खत्म बिल्कुल। करूँ, फिर
तीसरे पर आऊंगा मैं। उससे सर क्या होता है कि हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट को जब हम इग्नोर कर देते हैं तो फिर हमें ऐसे लगता है दूरी बन जाती है सर, रिश्तों में जो क्लास में गर्माहट होने होती का है वो मन भी नहीं कम हो करता जाती है। है। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ। तो तीनों सब्जेक्ट को कम कंटिन्यूटी रखें, चाहे सर कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे नहीं हो पाता है, कभी कभी कोई डे होता है अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, नहीं पढ़ पाते, हम्म। फिर भी आप ट्राई करें, सब जब सोने जा रहे हैं उससे पहले 1 घंटा पढ़ लें, आप थोड़ा रिवाइज ही कर लें आपने क्या करा है, तो उससे आप अपडेटेड रहेंगे, आपकी जो भी वो है सर, बिल्कुल। ये होता है। वो ये हमारी स्ट्रेटजी हो गया एंड स्टडी हो गया। और अभी मॉक्स पर आते हैं। एक तो आपने मॉक्स देना कब स्टार्ट किए थे एग्जाम से, कितना टाइम पहले लगभग? सर मॉक्स आप स्टार्ट करें 2 महीने पहले से, हम्म। 2 महीने पहले से आप स्टार्ट करें, पर डेली बेसिस पे नहीं सर। ओके। जैसे आप रीजनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 2 महीने पहले से स्टार्ट कर सकते हैं सर रीजनिंग के मॉक्स। ओके। और हमेशा आप जब भी तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने, आप हफ्ते में सर एक फुल मॉक जरूर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही सर आपकी प्रैक्टिस एनालिसिस होती है। वीकनेस उसी में निकल के आती है। और सर मॉक टेस्ट का फुल, ये तो सर मैंने जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन तो सिंपल है, आप अपने वीक स्पॉट्स देखें और उसके पीवाई की सॉल्व करें। लेकिन जो हम्म। फुल मॉक होता है सर, उसका आपको यूटिलाइज कैसे करना है कि जब आप फुल मॉक देते हैं तो आप अपना टाइम पैटर्न देखिए कि आप अपना कौन सा सेक्शन कितने टाइम पे देते हैं, हम्म। उस हिसाब से अपना पैटर्न बनाइए, ताकि एग्जाम में सर उसी को, मतलब एग्जाम सर ऐसे होना चाहिए कि एग्जाम कोई नई चीज नहीं है, हम डेली मॉक दे रहे हैं, वही जाके दोबारा करके आना है वहां पे बस। हाँ सेम थिंग रहेगी। बस सर कोई कोई स्पेशलिटी है ही नहीं, तो नर्वसनेस होगी नहीं सर, डेली हम जो चीज कर रहे हैं उसी को रिपीट करना है सर हमें बस। हम्म। और इसमें एक मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि क्वेश्चंस का टाइमिंग भी देखें, जहाँ पे आप अटक रहे हैं या जो आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, या टाइम दिया और फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उस टाइप के क्वेश्चंस की टाइमिंग भी देखें आपने कितने मिनट उस टाइप के क्वेश्चंस को दिए। हाँ सर, टेक्स्ट बुक पे सर काफी अच्छी एनालिसिस अवेलेबल होती है, तो हाँ हाँ। आप जब आप फुल मॉक देते हैं उसको एनालाइज करें कि मेरा इंग्लिश वीक पॉइंट में 50 मिनट लगते हैं, हम्म। 20 मिनट में मैं जीएस करता हूँ, और सर बाकी फिर 50 मिनट में रीजनिंग को देता हूँ, तो ऐसे अपने पैटर्न्स बना लें सर, फुल मॉक में बहुत चीजें पता चलती हैं। मॉक का सर मतलब ही यही है कि जो आप गलतियां मॉक में कर देंगे तो फिर आप एग्जाम में सीबीटी में नहीं करेंगे, अगर आपने वो गलतियां की नहीं सर, टॉपर कुछ नहीं होते सर, वो गलतियां अपनी पहले ही उन्हें पता चल जाती हैं, अगर आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे, उनको इम्प्रूव कर लेंगे, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे रियल थिंग में जो मैटर करती है। फोकस ये नहीं रखना कि मैं मिस्टेक ना करूं, फोकस ये रखना कि मिस्टेक को रिवाइज ना करूं मैं। हाँ सर, सर पहले मिस्टेक्स होंगी तभी तो हम उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे, अगर मिस्टेक्स होंगी नहीं तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और आपने जैसे कि डेली बेसिस पर या फिर लगातार कंटिन्यूअसली फुल मॉक देना आपने कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था? फुल मॉक सर मैंने 1 महीने पहले से रेगुलर मॉक दे रहा था सर, डेली बेसिस पर? डेली बेसिस पे, या फिर ऑल्टरनेट डे दें सर आप, ओके। ऑल्टरनेट डे मॉक्स दें, एक दिन छोड़ के, और फिर उस दिन, हाँ सर। एग्जाम से 1 मंथ पहले आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रही, मतलब जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है उसको रिवाइज करना एंड ये सब चीजें? सर जो रिवीजन स्ट्रेटजी है उसका ये है कि सबसे ज्यादा रिवीजन जीएस चाहती है सर, हम्म। जो इंग्लिश है उसका सर आप पहले सिलेबस कर लें, फिर जब आप मॉक देंगे तो मॉक में खुद सर उसका रिवीजन चलता रहता है, हम्म। और आप थोड़ा करते भी नहीं कॉन्सेप्ट्स को, और रीजनिंग तो सर प्रैक्टिस बेस्ड है तो उसको करें, तो सर जीएस का जो आपके जो भी नोट्स हैं जिस भी सीरीज से आप पढ़े हैं, हम्म। उसका सर मैंने 6 बार रिवीजन किया था अपने नोट्स का, हाँ हाँ। तो आप कम से कम सर 3 या 4 बार करें सर, रिवीजन की है सर जीएस में तो। हाँ, जितना रिवीजन हो सके बस पॉसिबल कंटिन्यू रिवीजन। रहे उसी हाँ को। सर। हाँ और अच्छा, जीएस में अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलरली बुक की तरफ अगर जाना चाहे तो कौन सी बुक आप प्रेफर करेंगे? जीएस की सर आप कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं जैसे बोलते हैं लूसेंट, वो सर अब आउटडेटेड हो गया है। हाँ, अभी लूसेंट एसएससी कम उठाता है वहां से। बिल्कुल नहीं आएंगे सर, अगर आप 5 डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे लूसेंट से, बिल्कुल राइट। तो सर आप मतलब एसएससी स्टैटिक जीके पूछने लगा है, और वैसे जो होते हैं तो आपको सर वो जो अनकन्वेंशनल बुक्स आते हैं, एक तो सर पीवाईक्यू हो गए, वही सबसे मेन बुक हो गई। ओके। उसके अलावा सर आप कोई भी इसे परमार सर की ले सकते हैं, अभी जो उनके नोट्स आए हैं, हम्म। या फिर जो नवीन शर्मा की बुक है सर वो भी आप ले सकते हैं, दोनों ही इक्वली बेस्ट है। ओके। हाँ सो तो देखिए, अभी तीनों सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें, अगर आप फाइनल टेस्ट दे रहे हैं एंड आपके सामने तीनों सब्जेक्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। यस ओके।
सो इसमें आपकी तीनों सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस क्या रहते थे कि मैं किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करूं, और आपने वो प्रेफरेंस किस बेस पर दी थी? सर मेरे हिसाब से प्रेफरेंस एक ही हो सकती है, वो ये है कि पहले आप इंग्लिश करेंगे, फिर आप जीएस करेंगे, फिर आप रीजनिंग करेंगे। अब इसके पीछे की लॉजिक ये है सर कि हाफ ऑफ द एग्जाम तो इंग्लिश है, 100 क्वेश्चंस तो इंग्लिश से आ रहे हैं। तो आप अगर कोई और एग्जाम, कोई और सेक्शन कैसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर सर आप पहला वो 100 सवाल करते हैं, तो आपको एक मेंटल ब्लॉक खत्म होगा। इंग्लिश का जो सबसे मेजर सेक्शन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। हम्म। और इंग्लिश में क्या होता है सर, थोड़ा टायरिंग सेशन है कि एंड में वो सब आता है, पैसेज वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन, उसको सर मतलब स्क्रीन पे देख के ना वो बनाए रहना फोकस, बाद में फिर हटने लगता है धीरे धीरे। सर हम भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हमें भी स्ट्रेस लगातार। निकल के आने हाँ लगती है। हाँ, तो सर हम पैसेज को उसमें देखना वर्ड बाय वर्ड, वो भी आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, और दिमाग इतना ट्रेंड भी नहीं होता अगर आपने खासकर मॉक्स नहीं दिए तो। और तो उसमें सर काफी बार हाँ, पैटर्न भी ये देखने को मिलता है एसएससी में कि वो बैक टू बैक होते हैं 10 to 15 क्वेश्चन। बिल्कुल सर, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है दिमाग। तो सबसे पहले आप इंग्लिश को करें सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, साइंटिफिक तरीका यही है। उसके बाद सर क्या होगा, जीएस आएगी। जीएस में आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सवाल आता है तो आप करते हैं, यस और नो है उसमें तो। यस और नो है, तो उससे सर आप रिफ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा आपको दिमाग को रिलैक्स पड़ेगा। फिर आप रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग सर अगेन उसमें आंसर आएगा सर, आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आंसर आएगा, मतलब उसमें ज्यादा वैसा नहीं है, स्क्रीन को स्टेयर नहीं करना ज्यादा देर। और सर एक और बात क्या होती है, रीजनिंग कभी कभार बहुत टाइम ले सकती है अगर आप किसी सवाल में अटक जाते हैं। हाँ। सर एसएससी का पैटर्न ही यही होता है रीजनिंग का, कि जो 50 सवाल होते हैं उसमें से 40 सवाल बहुत इजी होते हैं जो हर एस्पिरेंट कर सके। अच्छा, ये चीज मैंने अपने टाइम में देखी थी कि स्टेनो के एग्जाम में थोड़ी सी रीजनिंग लेंदी होती है एज कम्पेयर टू सी हाँ सीएचएस और ये बिल्कुल चीजें। सर, ये होता है। तो सर ये इसका एसएससी का पैटर्न क्या रहता है कि 40 सवाल नॉर्मल अगर आप प्रिपेयर करके गए तो आप कर सकते हैं इजीली। हम्म। फिर जो अगले 5 होते हैं सर, वो थोड़े लेंदी टाइप्स और डिफिकल्ट टाइप, मॉडरेट टाइप आते हैं। और हम्म। उसमें सर 5 सवाल ऐसे होते हैं जिन पे अगर आपने ईगो पे ले लिया और आप हर्ट हो गए, आप करते रहे उनको, पूरा एग्जाम खराब कर देते तो आपका वो पूरा एग्जाम मतलब बिगाड़ने की वो ताकत रखते हैं। तो आप हैं। उनको ना छेड़ें कभी भी, और इसीलिए सर रीजनिंग एंड में लाएं कि आप 45 के स्कोर पे पहले कंफर्टेबल हो गए, फिर आप उन 5 को अटेम्प्ट करें खुले हम्म। मन से सर। और रीजनिंग सर जितना आप रिलैक्स देते हैं उतना इजी होता है। अगर आप हम्म। स्ट्रेस ले लें तो सर नंबर्स फिर आपको, आप सिली मिस्टेक्स कर देंगे। हम्म। तो ये भी होता है सर, रीजनिंग को कभी पहले नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल। साइंटिफिक मेथड है सर, एंड में करें आप, बहुत टाइम अवेलेबल रहेगा। ओके। सो ये हमारा सीबीटी का पार्ट हो गया कंप्लीट। इसमें अगर कुछ बच गया हो मेरी तरफ से और आप कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहते हो प्रिपरेशन के लिए बस सीबीटी के लिए। सीवीटी का मैं ये बोलूंगा सर, आर्मी में ये बोलते हैं कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यस मतलब एब्सोल्युटली। यस सर, ये कोट है कि आप जितना पीस टाइम में प्रैक्टिस करेंगे उतना लड़ाई में आप कम खून बहेगा आपका। तो सर आप जितने मॉक्स देंगे ना, तो आपको उतनी अपनी गलतियां पता चलेंगी कि मेरे साथ ये भी हो सकता है, जो भी गलतियों के गुंजाइश है सर वो हम्म। होंगी। तो सर वही होता है, 1000 फ्लॉड अटेम्प्ट देते हैं तब एक परफेक्ट अटेम्प्ट बन पाता है। बिल्कुल राइट राइट। तो सर आप मॉक टेस्ट दें ज्यादा से ज्यादा। हाँ, एक चीज मेरे को इस कन्वर्सेशन से अभी निकल के आई कि जो स्मार्ट अप्रोच होती है हमारी, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने की, कहाँ पे मेरे को टाइम देना है कहाँ पे नहीं देना, किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे स्किप करने, लाइक आपने रीजनिंग में एक क्वेश्चन स्किप किया, अगर आप ईगो पे लेते कि मुझे मेरे को 50 के 50 करने हैं तो वहां पे आप अटक सकते थे। यस सर, सो ये जो स्मार्ट अप्रोच जो डेवलप होती है ये मॉक से ही निकल के आती है, जितने ज्यादा बिल्कुल मॉक सर, करेंगे एंड जितना अच्छा हम एनालिसिस करेंगे खुद का, उससे फिर ये स्मार्ट अप्रोच डेवलप होती है हमारी एग्जाम करने के लिए। बिल्कुल सर। मॉक के सर जो फायदे होते हैं वो केवल इतने नहीं होते, प्रैक्टिस होती है उससे, आपको अपना समझ में आता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मैं इसमें ऐसे गलती कर देता हूँ, मेरा इतना टाइम लगता है, मैं यहाँ पैनिक हो जाता हूँ। तो सर आप सारी जो सिचुएशन हो सकती है उनके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट। यस सो ये सब सीबीटी का हो गया, अभी हम स्किल पे आते हैं। यस। तो इसमें बताइएगा पहले तो आपने जो शॉर्ट हैंड किया इंग्लिश, वो पिटमैन न्यू एरा से की है या आपने ओल्ड कोर्स किया है? सर पहले मैंने न्यू एरा से की, हाँ हाँ। और आप बेसिक को जल्दी करें सर, हम्म। और बेसिक पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें मेरे हिसाब से। ज्यादा उसको खींचने की कोशिश ना करें, रिवीजन हाँ, रिवीजन। क्योंकि सर जो जब हम डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऑल टुगेदर अलग चीज होती है सर।
बिल्कुल, एक्चुअल इम्प्रूवमेंट वहीं पे देखने को मिलती है जब हम यस। ट्रांसक्रिप्शंस पे आते हैं लेंदी। यस सर, जो स्टेनोग्राफी है जैसे सर, आप तो आपको सब कुछ पता ही है सर, हम्म। वो एक स्किल है। हम्म। स्किल है सर, वो एक कला ही है। तो कला को सर क्या होता है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी आर्ट होती है वो उतनी ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाती है। हाँ हाँ। तो जो उसकी प्रैक्टिस है वो ही उसकी लर्निंग हो जाती है सर। तो स्टेनो के साथ भी यही है कि जितना आप करते हैं सर, सीखने के बजाय आप करेंगे तो आप मतलब ज्यादा आपको बेनिफिट होगा और आपको चीजें समझ आएंगी सर। बेसिक्स को जितना जल्दी हो उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कंप्लीट कर। करें सर, हाँ। अच्छा, और इसमें आपने कौन कौन सी मैगजीन से, अगर मैं ओवरऑल बात करूं बेसिकली, कौन कौन सी मैगजीन से आपने ट्रांसक्रिप्शंस किए हैं शॉर्ट हैंड में? सर जैसे इंग्लिश की बात आती है जब, तो हम्म। इंग्लिश सर एग्जाम में तो फिर भी मतलब हो जाती है, लेकिन शॉर्ट एंड में सर हम नेटिव स्पीकर्स तो है नहीं, कभी तो एक्सेंट की दिक्कत आ जाती है, कभी कभार सारे कितने भी हम फ्लुएंट हों सर, कोई भी वर्ड तो होता ही है हम्म। जो आपको अचानक से सुनाई देगा। तो सर हमेशा इंग्लिश का स्केल है सर, मुझे लगता है थोड़ा उसमें डिफिकल्टी एक्स्ट्रा होती है सर। हाँ हाँ। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, मैंने तो सर कैलाश चंद्रा तो बाइबल है, हाँ। वो तो आपको करनी चाहिए। आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, आप एडवांस्ड हैं, आप किसी भी स्टेज पे हैं सर। मैं अभी कर रहा था तो मेरी 140 तक मैं स्पीड लिख सकता था, ओके। और 120 मेरी एरर की परसेंटेज के अंदर आ जाती थी, जो एसएससी क्वालिफिकेशन परसेंटेज बहुत शानदार स्पीड है ये है। यस 140। सर, थैंक यू इतने सर। पे लिख पाना ही मुश्किल होता है स्टूडेंट्स हाँ के सर। लिए, पेन से लिख पाना। और सर क्या होता है इंग्लिश वालों के लिए खासकर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप 100 का स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, हम्म। तो सर एसएससी हमारे देश में सैडली जो एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है। और हाँ। जैसे मैंने बताया सर, स्टेनो थोड़ा निगलेक्टेड एग्जाम है। हम्म। तो हमेशा हम देखते हैं स्किल टेस्ट सेंटर्स पे, मतलब कभी वॉइस का इशू आ गया, कीबोर्ड इशू आ गया, वो तो रियलिटी है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ बिल्कुल। तो सर अगर आपको 100 का एग्जाम निकालना है, तो अगर आपकी 100 की स्पीड है तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते सर उसको। फ्लक्चुएशंस भी काफी होती है ना इसमें। फ्लक्चुएशन होती है, और सर ये जो एक्स्ट्रा डिफिकल्टी ऐड हो जाती है, और एग्जाम में आप थोड़े नर्वस भी होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। और ये चीज तो एक्चुअल में मैं खुद वरी होता हूँ इस चीज को लेके कि मतलब इतने साल हो गए कंडक्ट कराते हुए, स्पीकर का इशू ऐसा है जो कॉमन है कि हर बार आएगा ही आएगा वो। यस, वो श्योरिटी है सर। अगर अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपको स्पीकर अच्छे मिल गए, तो आपको कीबोर्ड तो खराब मिलने ही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही दुविधा है अपने देश की। इतने बस सर। साल से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। पर सर फिर। वही होता है कि एग्जाम का दूसरा पहला एस्पेक्ट रिसोर्सेज है, दूसरा सर माइंड सेट होता है। हम्म। कि मतलब अगर आप किसी चीज का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सर आप ऐसे होके जाएं, जैसे आर्मी में बोलते हैं सर, अगर आप किसी गोल के लिए निकल गए, मिशन के लिए, तो फिर ये डिपेंड नहीं करता सर आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको वो मतलब मैटर ये करता है कि आप उसको अचीव करते हैं या फिर नहीं करते। तो सर बिल्कुल। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको जो भी सेक्रीफाइसेस हैं वो आपको करने पड़ेंगे। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यस सर, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और जो भी सेक्रीफाइस है उनके दीजिए आप। तो अगर आप 100 का निकालने की सोच रहे हो, तो सर 120 तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कैलाश चंद्रा के साथ में आपने कोई और मैगजीन भी की है या? सर मैं सर स्टेनोशाला पे करता था, हम्म। काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा कैलाश चंद्रा पे कैलाश चंद्रा सर मैंने जितनी हो सकी करी, हमेशा एंड तक मैंने करी कैलाश चंद्रा। उसके हम्म। अलावा सर आप कैलाश चंद्रा अकेले पे आप नहीं रह सकते कभी भी। तो सर जो हम्म। मैंने न्यूज़पेपर वाली बात बताई, वो केवल, वो मैंने बताया उसकी डाइवर्स बेनिफिट्स हैं, वो केवल रिटर्न और सीबीटी तक नहीं है सर। उससे ओके। पता है क्या होगा, जैसे आप इंग्लिश वाले हो और हिंदी वाले हिंदी वाला पढ़ेंगे, इंग्लिश वालों के लिए उनकी लैंग्वेज पे जो कमांड है वो हम्म। इम्प्रूव होगी, और जो न्यू मतलब जो वर्ड्स इन ट्रेंड है, जैसे अगर जनरल मैटर आता है तो न्यूज़पेपर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और आप हम्म। पैटर्न समझते हैं लैंग्वेज के, मिसिंग वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, क्या कहाँ पे आता है, तो आपकी हम्म। ओवरऑल जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और कमांड है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, और वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको रिटर्न प्लस शॉर्ट हैंड प्लस इन योर डेली लाइफ। ये जो आपने पॉइंट बताया ना, ये स्टेनोग्राफर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज स्टेनोग्राफर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि या तो न्यूज़पेपर से डिक्टेशन ले या ना ले। बट आपने एक थर्ड अप्रोच लिया है इसका कि डिक्टेशन हम ले या ना ले, बट उससे हम फेमिलियर जरूर रहें उसके वर्ड से, वोकेबलरी से, ताकि यस सर। जनरल मैटर को हम इजिली टैकल कर सके। यस सर। और सर मतलब कैलाश चंद्रा के साथ मैं रिसोर्सेज बताना चाहूंगा, प्रोग्रेसिव करते रहें आप, हम्म। प्रोग्रेसिव करें। और जितने आपको डाइवर्स सोर्सेस मिल रहे हैं, आप कभी डरे नहीं सर। हम्म। प्रेसिडेंट स्पीच मिल रही है, वो भी आप लिखें। बिल्कुल।
बिल्कुल सर, और सारे लिखते रहें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग वाइडन होगी सर, आपको समझ आएगा, आप बेटर स्टेनोग्राफर सर, आपकी कला बढ़िया होगी, आप जितना लिखेंगे उसको डाइवर्सली तो आप हम्म। उतने अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। ओके। सो ये कंटेंट को अपने डाइवर्सिफाई करें जितना पॉसिबल हाँ हो सके। हाँ। सर इसका क्या है, कंटेंट का स्किल में आपका जो मेन पॉइंट होगा वो, जैसे एग्जाम में पीवाईक्यूज हो गए सीबीटी के लिए, इसमें कैलाश चंद्रा रहेगी सर, वो आपको डेली एक एक्सरसाइज कैलाश चंद्रा तो छोड़नी नहीं है आपको, मस्ट है वो बेस। मस्ट है सर। और आप मतलब वीकली बेसिस पे प्रेसिडेंट स्पीच, प्रोग्रेसिव, वो सारा भी इंक्लूड करके चलें अपनी। हम्म। और देखिए, जब आप स्पीड बिल्डिंग पे थे, आपकी कभी जब 80-70 के आसपास स्पीड थी, मैं उस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लेके चल रहा हूँ, उस टाइम पे आपने कैसे प्रैक्टिस की कि आपने अपनी एफिशिएंसी और स्पीड इतनी इंप्रूव की? किस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते थे? जब सर आप स्पीड बिल्डिंग कर रहे होते हैं हम्म। तो सबसे पहले तो आपको अनसीन की आदत बहुत जरूरी है सर। हम्म। जैसे एक हमारे यहाँ मिथ है मतलब अपनी कम्युनिटी में कि सीन बहुत करनी चाहिए, सीन से सर क्या होता है, आउटलाइन हमारी इंप्रूव होती है नो डाउट, हम्म। लेकिन उससे पता है कंफर्ट, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल कंफर्ट जोन होता है कि अगर सर मेरा तो ये, मेरी थोड़ी लैंग्वेज अच्छी है तो अगर मैं सीन करता हूँ तो सर डर ही खत्म हो जाता है बिल्कुल, फिर तो वो सारा बना ही सकते हैं हम कुछ भी। बट सीन में एक ऑन द अदर हैंड ये भी रहता है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता वो जब तक सीन कर रहा बिल्कुल सर, अगर आप, हाँ है, अनसीन पे जाने की हिम्मत नहीं हो पाती। बिल्कुल वो बहुत बड़ा डिलेमा हो जाता है। मैं खुद स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बार बार कि जितना जल्दी हो सके अनसीन पे आओ आप। सर, ये लाइफ में ही ट्रू है कि जो भी आपके सर फियर्स होते हैं हम्म। उनको सर आप जितनी जल्दी कन्फ्रंट करोगे वो उतनी जल्दी खत्म होंगे, अगर आप नहीं करोगे तो वो बड़े होते जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ, और अगर आप अनसीन नहीं करते हैं फिर एग्जाम के आप जितना पास करेंगे तो आप कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ही नहीं सकता सर आपका। सो आप प्रैक्टिस, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन जब आप उठाते थे तो यस कैसे प्रैक्टिस करते थे? एक बार उसकी स्टार्टिंग में नॉर्मली रीडिंग करते थे, या डायरेक्टली उसकी डिक्टेशन लेते थे एंड देन उसका एनालाइज करते थे आप? सर, ट्रांसक्रिप्शन में ये कहूंगा ऐसे करना चाहिए कि अगर आप किसी भी लेवल पे प्रोफिशिएंट हैं, कि अगर आप अगर बिगिनर हैं तो सीन करना पड़ेगा सर, वो तो रिक्वायरमेंट है फिर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 80 पे लिख सकता हूँ, मतलब आप रेडी हैं स्किल टेस्ट के लिए 80 पे या फिर 100 पे, जितने पे भी, तो हम्म। फिर एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि आप अनसीन कोई भी केसी की डिक्टेशन चलाएं, हम्म। उसको सर करें, और हमेशा सर कभी भी ईयरफोन पे डिक्टेशन नहीं लेनी, क्योंकि सर ईयरफोन पे क्लैरिटी होती है, हम ईयरफोन पे करके चले जाते हैं, कंफर्ट जोन है हमारे लिए, ईयरफोन पर्सनली चल रहा है, लेकिन वहां, टेक्निकल एग्जाम में ईयरफोन नहीं मिलेगा। हाँ सर स्पीकर चलता है, उस पर 10 चीजें दिक्कत आती हैं, उसमें बेस की दिक्कत होती है, और हम्म। वो सर ऐसे लगता है भाग रहा है, और ईयरफोन में कंफर्ट रहता है कि हमारे लिए वो बोल रहा है। हम्म। और तो ये डिस्टरबेंस होते हैं उनकी, आप आदत डालें। तो सर हम्म। आप एक ट्रांसक्रिप्शन लें, आप पहले उसको सर लिख लें पहले अच्छे से, फिर हम्म। आप एसएससी की तरह अपने आप को 10 मिनट दें उसे पढ़ने को, ओके। पढ़ें आप ढंग से, फिर सर आप मतलब आप एसएससी फॉर्मेट होता है सर, उसको सेम टू सेम कॉपी करते हैं। बिल्कुल। अगर हाँ टेस्ट दे रहे हैं उस हिसाब से, बाकी सर आप ये करें, नॉर्मल डेज में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सर उसको रीड ना करें, आप अपने लिए डिफिकल्ट बनाएं थोड़ा सा, डायरेक्ट ट्रांसक्राइब करें सर उसको। हम्म। और नॉर्मल डेज में अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप पहले 10 मिनट रीड कर लो और फिर सर उसको ट्रांसक्राइब करो अच्छे से। ओके। सो अभी एग्जाम टाइम में आप कैसे एनालिसिस करते थे? स्टेनोसाला पे आप जब भी ट्रांसक्राइब करते थे तो उसमें आपका एनालिसिस प्रोसेस क्या रहता था? अब सर स्टेनो में भी जैसे स्किल का एक बहुत, जो सीबीटी है उसका मॉक मॉक है उसका रहस्य, अब बिल्कुल। स्टेनो का रहस्य सर उसकी ट्रांसक्रिप्शन में है। हम्म। अगर आप आउटलाइन बनाते हैं और ट्रांसक्राइब करते नहीं है तो सर कोई भी फायदा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम्म। असली चीज सर आप, वो तो आपके लिए है सर जो आपने लिखा है स्टेनोग्राफी में, सॉफ्टवेयर जो भी है एग्जामिनर है वो तो सर आपके मैटर को चेक करेगा एट द एंड ऑफ द डे। हम्म। सर आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन एनालिसिस बहुत जरूरी है मॉक एनालिसिस की तरह। जैसे स्टेनोशाला पे बहुत सारे फीचर्स हैं अब तो, बहुत हम्म। हेल्पफुल हो गया है, लेकिन आपको क्या करना है सर, एक रजिस्टर बनाएं, उसमें हाँ। आप अपनी जो भी गलतियां हो रही हैं सर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, हम्म। उनको नोट कर लें सर, वो बहुत बड़ा हैक है, ये मैं हैक बोलूंगा ये, सर। हाँ, ये मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो भी ये वीडियो देखने वाले हैं, देख रहे हैं। ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हो आप। हाँ सर, वो सर अगर आप मिस्टेक अपनी लिखते रहोगे तो अब, और डेली आपको 2 मिनट में वो रिवाइज हो जाती है सारी। हम्म।
तो आप सारी अपनी स्पेलिंग मिस्टेक लिखते रहें और उसको रिवाइज कर लें, तो आपके कम से कम सर, कम से कम नहीं 1% एरर कम हो जाएगी। हम्म। 1% सर बहुत मार्जिन है, जहाँ जीरो बहुत पॉइंट ज्यादा फर्क पड़ता है लोग रह उसमें। जाते हैं। हाँ, हाँ सर, क्योंकि मिस्टेक्स हमारी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, कम होती आ जाती है मिस्टेक्स बिल्कुल हमारी। सर, बिल्कुल। हम्म। और दूसरा एक और एस्पेक्ट होता है ऐसे ही, इसी तरह, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स का हो गया, हम्म। दूसरा होता है सर जो वैसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, हम्म। विद स्टैंडिंग, जो एक साथ आते हैं, जो कैपिटल होने हैं, स्टैंड, या फिर जो, स्टूडेंट। हाँ सर, एवरी डे, जैसे एवरी डे होता है सर, वो एक साथ आएगा। सम मतलब ये जो अब इस बार भी ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आए थे जो अलग और सेम लिखने, हाइफन वाले वर्ड्स होते हैं सर, जिनमें हाइफन लगे। हाँ, हाँ। हाँ बिल्कुल सर। हम्म। तो उनकी भी आप एक लिस्ट बना लें और हम्म। सर उसको वो कर लें, मतलब याद करें, रिवाइज करें। कैपिटल वर्ड्स, कंफ्यूज्ड वर्ड्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सर लिख ठीक रहे हैं, ट्रांसक्राइब गलत कर रहे हैं, तो फिर वो तो गलत ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारी होगी स्किल के प्रिपरेशन की बात। और एग्जाम हॉल के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि वहां पे मेरे को कैसे रीडिंग करनी है, कितना टाइम खुद को देना है स्किल के एग्जाम के लिए? एग्जाम हॉल की सर ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले तो आप चिल रहे हैं, मतलब कभी भी स्ट्रेस नहीं लेनी सर, क्योंकि हम्म। वहां कुछ नहीं हो सकता। हमने मतलब एग्जाम को उसी तरह ट्रीट करें कि हम जो रोज कर रहे हैं उसका एक और रेपिटेशन होगा। हम्म। तो सर एग्जाम हॉल की ये स्ट्रेटजी, आप जाएं, आप किसी से बात ना करें, आप नर्वस हो जाते हैं सर, लोग आपको अलग अलग बात बता सकते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, हम्म। जाएं अच्छी सी जगह, मॉक टेस्ट जो वहाँ वो मॉक बजाते हैं सर, मतलब ट्रायल जो डिक्टेशन बताते हैं, उसमें अपने आप को कंफर्टेबल कर लें सर, हम्म। और अच्छी से जगह ढूंढ के बैठ जाएं, अपना सर बिना नर्वसनेस के लिख लें उसको, और फिर उसको रीड करने की कोशिश करें जितनी बार हो जाए सर। हम्म। सर वो टाइम जो देते हैं उसमें बहुत ज्यादा वैसा टाइम भी होता है, 10 मिनट से बहुत एक्स्ट्रा देते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स देते हैं सर वो। 30 मिनट्स के आसपास रीडिंग के लिए मिल जाती है अगर सही तो सर स्मार्टली। उसमें कम से कम आप 2 बार तो इजीली रीड कर सकते हैं सर, हम्म। तो उसको आप रीड कर लें। उसके अलावा जो डेमो टाइपिंग होती है सर, उसमें आप ओरिजिनल मैटर टाइप कर लें सर अच्छे से, ओके। तो वो आपको हेल्प मिलेगी सर। अगर आप आधा मैटर 10 मिनट में, सर मैंने तो आधा मैटर टाइप हो जाता है जो अच्छी जिंदगी रिवीजन टाइप। हो जाएगा, हाँ। तो अगर आपने पहले ही आधा टाइप कर दिया तो दोबारा टाइप करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, फिर आप इजीली टाइम के पहले कर सकते हैं और कोई डिफिकल्टी आपको होगी नहीं। सो इसमें आपका स्किल टेस्ट कहाँ पे आया था? कौन से मेरा सेंटर? सर स्किल टेस्ट सर मेरा आगरा सेंटर था, जहाँ वॉइस की बहुत ज्यादा इश्यूज थे। ओके। पिछले दिन सर लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया था, बहुत सारे लोग डी बार भी हो गए वहां से, सेंटर से। ओके। तो वॉइस की मतलब क्लैरिटी का थोड़ा इशू था वहां पे। सो करने वाले फिर भी कर जाते हैं, आप उसका बिल्कुल सर। एग्जाम। हाँ सर, मैंने वही कहा सर, इवेंचुअलिटी के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि सर लाइफ कभी भी किसी के साथ फेयर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सक्यूज कम से कम हाँ, रखें। तो सर एक्सक्यूजेस आप दूसरों को दे सकते हैं, अपने आप को कभी पागल ना बनाएं, अपने आप से फेयर रहें, और आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपकी जिद होगी तो आपको बिल्कुल मिलेगा सर, भगवान सब देखते हैं सर, एवरीथिंग इज काउंटेड। वहां पे जो आप एग्जाम हॉल में थे, तो वहां पे एनवायरनमेंट कैसा था? मतलब एयर कंडीशनिंग थी या लाइक, क्योंकि फैंस वगैरह तो सारे बंद कर देते हैं स्किल के टाइम पे। यस सर। सो वो एनवायरनमेंट कैसा था? तो जैसे मैंने बताया सर, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है, सैडली बहुत बुरा है। तो सर हमारा जो सेंटर था वहाँ एयर कंडीशनिंग तो थी नहीं, केवल हम्म। पंखे अवेलेबल थे सर, और एग्जाम जो हुआ था सर, बहुत ह्यूमिडिटी थी उस टाइम पे, हम्म। बहुत गर्मी थी, इन्वायरमेंट बहुत वैसा था। उस तो टाइम पे सर, सीलिंग फैन भी वो लोग बंद कर देते हैं। तो सर अब सीलिंग फैन हमें बंद कराने पड़े, क्योंकि वॉइस की वैसे ही क्लैरिटी नहीं थी, फिर और डिस्टरबेंस होगा। हम्म। तो सर बिल्कुल हम पसीने में नहाए हुए थे। हम्म। हाँ सर, तो ये दिक्कत थी। और सर एक और मैं मिथ क्लियर करना चाहूंगा, हाँ। जैसे स्टेनोग्राफी में बहुत लोगों ने मिथ बना रखी है पेंसिल यूज करने की, हम्म। ये सर बिल्कुल एक मैं बताऊंगा मिथ है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सर पेन आप यूज कीजिए, पेन कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी उसकी निप नहीं टूटेगी, आप अच्छे से पेन को डिसाइड कीजिए पहले से। स्ट्रोक्स क्लियर बनते हैं पेन से। क्लियर बनते हैं और सर इजीली बनते हैं, अगर आप बढ़िया पेन यूज करते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, एक एक बैकअप पेन रखिए, एक अपना नॉर्मल पेन रखिए। तो अगर कोई पर्टिकुलरली स्टूडेंट पूछना चाहे कि आपने पर्टिकुलरली कौन सा पेन यूज किया था, ताकि वो रेफरेंस ले सके एक अपने लिए। सर मैंने तो यूज एंड थ्रो वाले जो होते हैं 3 रुपए वाला, सबसे उसकी सर, बेस्ट होते हैं, मैंने हाँ भी पर्सनली वही यूज किए थे, बेस्ट था सर, क्रिएटिव। उसकी नेप उसकी पतली होती है, स्ट्रोक्स क्लियर लाइट आते हैं एकदम।
बिल्कुल, वो यूज़ बिल्कुल। किया सर, बिल्कुल भाई। और उसमें क्योंकि उस टाइप के एनवायरनमेंट में स्वेटिंग भी बहुत होती है उँगलियों में, हाथों में, सो हाँ। उसमें स्लिपरी हो जाता है पेन। सर मेरा क्या था, मेरे को मतलब मैंने आर्मी का जब दिया था, हुँ, हुँ। तो मेरे को सर हाइपोहाइड्रोसिस नाम की एक वो है कंडीशन। अच्छा, हाइपोहाइड्रोसिस क्या होता है सर कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, आपको पसीना बहुत आता है सर। अच्छा। तो सर थोड़ा ज़्यादा आता है, तो मेरे को सर हाइपोहाइड्रोसिस था, तो मेरे हाथों में बहुत पसीना आता है। हुँ, हुँ। तो सर वहाँ तो सर मतलब आधे घंटे पहले ही ट्रायल डिक्टेशन के टाइम ही पंखे बंद हो जाते हैं। हाँ, हाँ। तो सर आप हैंडकरचीफ ज़रूर लेके जाएँ वहाँ पे। हुँ, हुँ। वो एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, ताकि आप अपने आप को ड्राई रख सकें हुँ, हुँ। और आप रिलैक्स रहें सर। कभी भी वहाँ वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब आपने जो प्रिपेयर किया है वो आप पहले ही कर चुके हो, एवरीथिंग इज़ रिटन। हुँ, हुँ। तो वो वाली बात है। ओके, प्रशांत, मेरे यस, हिसाब से हमने सीबीटी पे और स्किल पे हमने अच्छे से इन डेप्थ डिस्कशन कर लिया है ना? यस कुछ सर। बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। सो आप आज इस माइलस्टोन पे हैं एंड many students are watching you, thousands of students will watch you, यस and सर। they are right now struggling with accuracy, skills, and mock tests. They are failing in them. यस सर। So, what would be your heartfelt message to them, or all of them? सर, टू एवरीवन लिसनिंग टू मी, सर आई वुड जस्ट लाइक टू से, आप लोगों ने मेरी जर्नी सुनी। सर हम जहाँ पे भी होते हैं हम फ्यूचर नहीं देख सकते, हम इंसान हैं। हमें बस सामने का ही दिखता है सर, बहुत जो नियर फ्यूचर में होता है। तो कभी भी आप अपने सरकमस्टांसेस से, अपनी कंडीशन से सर हार ना माने, और जो आपके ड्रीम्स हैं सर हमेशा उनके पीछे भागते रहें सर, कभी भी अपना गिव अप ना करें। अभी हो सकता है सर आपको टफ लग रहा हो, अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको लगता हो कि 170 कैसे आ सकते हैं, वो सर हमें भी लगता था। पर जब हम करते जाते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता जाता है। जीएस में भी यही है सर, जीएस जब प्रिपेयर करते हैं, मैं भी कर रहा था, तो ऐसा लगता है इसका सिलेबस क्या है, कितना वास्ट है, कैसे कर सकते हैं। पर जब मैं एग्जाम देने गया सर, तो आई वॉज मोर देन कॉन्फिडेंट कि ठीक है, कुछ बाहर का नहीं आएगा। तो आप हमेशा अपनी परिस्थितियों से कभी भी हार ना माने, और जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं उससे अच्छे रिसोर्सेज कोई नहीं हो सकते मेरे हिसाब से सर। इसमें शिफ्ट का फर्क पड़ जाता है, अगर शिफ्ट दूसरी होती तो और सर टॉप 5 में ही हो जाता रॉ मार्क्स के बेसिस पे। तो आप अपने आप पे विश्वास रखें, और अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके सजा आप एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, एक एज लिमिट। तो जो आपके सपने होते हैं और जो आप करते हैं सर, वो केवल आप पे प्रभाव नहीं डालता, वो आपके पेरेंट्स को भी इम्पेक्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, और सर लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को है, प्रिपरेशन में अपनी कीमती टाइम सर, समय लाइफ का ना वेस्ट करें, यही कहूँगा। बिल्कुल। और आप तो इस चीज़ का खुद एक एग्जाम्पल हैं, इतने सारे एग्जाम्स आपने क्रैक किए हैं वन यस। बाय एंड यस। सभी में सक्सीड हुए हैं, और इस एग्जाम में भी इतनी एडवर्स सिचुएशंस होने के बाद भी, यस सर। ओके, क्योंकि इसमें स्किल में आपने बताया स्पीकर्स का इशू था वहाँ पे, यस ओके, सर। एंड स्वेटिंग का इशू था, एंड ऑल्सो फ्लक्चुएशंस आर ऑल्सो देयर इन स्किल टेस्ट। यस हर सर। तरह की एडवर्स सिचुएशन में होके भी आपने एक्सक्यूज को छोड़ के आपने प्रैक्टिस को चुना एंड हार्ड यस। वर्क को चुना आपने, यस। ओके। थैंक सो यू। थैंक यू प्रशांत फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम एंड इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। सर मैं मैं एंड करते समय 2 लाइन बस ये बोलूँगा कि जो लोग भी सर प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत एडवर्स सिचुएशंस में करते हैं लोग, तो कभी भी आप ये ना सोचें कि हमारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, या हमें कोई देख नहीं रहा है, या फिर जो लोग 1 मार्क से रह जाते हैं, स्किल में रह जाते हैं। मेरे हिसाब से सर ऊपर एक ना यूनिवर्सल काउंटर है सर, जहाँ वो सर वहाँ कैमरा है, वो सब देख रहे हैं जो भी आपके एफर्ट्स हैं सर, वो कोई ना कोई ज़रूर देख रहा है सर, आपको भगवान बोल रहे हैं उसको, या फिर कर्मा बोल रहे हैं सर। तो बिल्कुल जो लाइक भी आपके जो एफर्ट्स हैं सर वो ऊपर नोट किए जा रहे हैं अच्छे से, और जो भी आपने एफर्ट्स किए सर उनका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आपके साथ लाइफ टकराएगी टकराएगी, अभी नहीं तो 1 साल बाद ब्यूटीफुल तरीके से सर आपको जो भी एफर्ट्स हैं उसके जो भी रिजल्ट्स होने चाहिए वो मिलेंगे सर आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर। Okay, Prashant, best wishes from the Stanosala family थैंक यू for सर। your journey in MBA and beyond. यस Chase your डेफिनेटली dreams. सर। थैंक यू सर।